जय प्रक्रम का अगला टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन क्या होता है? पहला, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। अब तीसरा, डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। अगला है विभिन्नता का महत्व। तो पहला, लंबे समय तक प्रजाति अर्थात स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। और दूसरा, जैव विकास का आधार होता है। प्रजनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब है कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है और नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। दूसरा प्रजनन का प्रकार है लैंगिक प्रजनन। दो एकल जीव, एक नर व एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में यह पाया जाता है। अब अलैंगिक प्रजनन की विधियां। तो पहला है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका एक प्रकार है विखंडन का भी का द्विखंडन। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए अमीबा यहाँ से दो कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है, फिगर भी दिया हुआ है। अगला है बहुखंडन। तो जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। दूसरा विधि है खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे फिगर भी दिया गया है विखंडन का, एच5, और यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है फ्रैगमेंट का। अब है पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो एक नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए पुनरुद्भवन किस में होती है? तो प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, और ये हाइड्रा में कैसे होगा? तो इसका जो टुकड़ा हुआ उससे एक नए का जीव का विकास हो गया। अगला है मुकुलन। तो किस प्रक्रम में मुकुलन में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है, यहाँ पे दिया गया है उसका हाइड्रा में मुकुलन का फिगर। अगला है बीजाणु समसंग विधि। तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो कि एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें क्या क्या है? अस्टोलोन, राइजोइट्स, स्पोरन, गियोफिरेस, एरेक्ट हाइफा, स्पोरन और स्पोरेस दिया गया है। अगला है कायिक प्रवर्धन। कुछ जीवों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां। तो जड़ द्वारा डेहलिया और शकरकंदी में, तने द्वारा आलू और अदरक में, पत्तियों द्वारा तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। अगला है कृत्रिम विधियाँ। तो रोपण के द्वारा आम में, कर्तन के द्वारा गुलाब में और लेयरिंग के द्वारा चमेली में। अब है उत्तक संवर्धन के बारे में पढ़ना। तो इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन पर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधों का निर्माण होता है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण के लिए आर्किक या फिर सजावटी पौधे। कायिक संवर्धन के लाभ क्या हैं? तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। अगला है नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। अगला है बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है और पौधे उगाने का सस्ता और ये आसान तरीका होता है। अब लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को
निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूल पौधे का जनन अंग होता है। एक फूल के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर व पुंकेसर होते हैं। अब फूल के प्रकार, तो पहला उभयलिंगी पुष्प और दूसरा एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प क्या है? तो स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित जिनमें हो वो उभयलिंगी पुष्प है। उदाहरण के लिए सरसों, गुड़हल। एकलिंगी पुष्प, तो स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित हो। उदाहरण के लिए पपीता या फिर तरबूज। अब यहाँ पे पुष्प की संरचना दी गई है। ये पुंकेसर परागकोश तंतु है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका अंडाशय जो कि स्त्री केसर का भाग है, और परागकोश और तंतु पुंकेसर का भाग है। ये बाह्य दल, पंखुड़ी और ये बीजांड को दर्शाया गया है। अब बीज निर्माण की प्रक्रिया, तो बीज निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। पहला, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागन या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरा, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचती है। तीसरा, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। चौथा, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। और पांचवा, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ का फिगर दिया हुआ है? वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरन। ये क्या है? अंडाशय। ये है मादा युग्मक, ये पराग नली, ये जो नली है, और ये नर युग्मक जो कि यहाँ पे उपस्थित है, और ये वर्तिकाग्र और ये पराग कण। अब हम मानव में प्रजनन के बारे में, तो मानवों में लैंगिक चरण होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का या वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहता है। यौवनारंभ पर परिवर्तन, एक किशोरों में एक समान, तो आँख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना। दूसरा, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार वृद्धि होने लगते हैं, रजोधर्म होने लगता है। और तीसरा, लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का फटना। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। अब है नर जनन तंत्र के बारे में, तो पहला है वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन। दूसरा है शुक्र वाहिनी के बारे में, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुँचाती है। और तीसरा, मूत्र मार्ग, यहाँ मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। चौथा, संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। अब उनके स्थानांतरण में सहायता कर शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। यहाँ पे मानव का नर जनन तंत्र का फिगर दिया गया था। और ये अब है मादा जनन तंत्र। तो अंडाशय, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने तो एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका फिलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। तीसरा है गर्भाशय, यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। यहाँ पे फिगर दिया गया है अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि का। अगला है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। अगला है प्लेसेंटा, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना। दूसरा, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। और अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पोंजी होती है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है।
यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनि वृत्ति कहते हैं। अगला है जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना और रोगों का लैंगिक संचरण जैसे कि एसटीडीज। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे जीवाणु जनित, गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित, मस्सा और HIV एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। अगला है गर्भरोधन। गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अगला है गर्भरोधन के प्रकार। तो यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण के लिए शिश्न को ढकने वाला कॉन्डोम और योनि में रखे जाने वाला सर्वाइकल कैप। अगला है रासायनिक तकनीक। मादा में अंड को अब है रासायनिक तकनीक। मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD इंट्रायूटेरिन कंट्रा एक्टिव डिवाइस। लूप या कॉपर टिक को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। अगला शल्य क्रिया तकनीक। तो नसबंदी पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकना और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। अब भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या अथवा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। इस प्रकार जनन चैप्टर खत्म हुआ।